Assalamu alaikum dear students, I am Avish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 6 class at STEM International. अभी तक क्लास वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 को डिस्कस किया था जो कि डिजिटल स्किल्स के ऊपर था। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ेंगे जो कि एल्गोरिथमिक थिंकिंग के ऊपर है। अब आप लोग सोचेंगे कि एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्या होती है। कभी आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ये सोचा है कि आप लोग उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं? दरअसल जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, फिर हम ये देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है या नहीं। इसी प्रोसेस को जिसमें हम एक लॉजिकल वे आउट देखते हैं उसी को हम लोग एल्गोरिथमिक थिंकिंग कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्योंकि इंसानों से इंटरेक्ट नहीं कर सकती और हम कंप्यूटर से सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर के लिए एल्गोरिथमिक थिंकिंग को इनेबल करने के लिए हमें उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर 4 एल्गोरिथमिक थिंकिंग। Algorithmic thinking is a way of solving problems using clear and logical steps. Algorithmic thinking एक इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है जिसमें आप क्लियर और लॉजिकल स्टेप्स को यूज करते हैं। It helps us understand a problem properly before trying to solve it. ये हमारी मदद करती है कि हम पहले प्रॉब्लम को या मसले को अच्छे तरीके से समझ लें और फिर उसकी सोल्यूशन की तरफ जाएं। In computer science, problems are solved by following step-by-step instructions called algorithms. कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उसको हम एल्गोरिथमिक थिंकिंग्स या फिर एल्गोरिथम्स कहते हैं। These steps help computer perform tasks correctly and efficiently. ये steps कंप्यूटर को टास्क को efficiently और correctly perform करने की सलाहियत अता करते हैं। Algorithmic thinking also improve human thinking skills such as planning, reasoning and decision making. Algorithmic thinking ना सिर्फ कंप्यूटर की बल्कि इंसान की भी थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है, किस तरीके से और किन कामों में प्लान करने में, किस चीज को रीजन करने में या फिर डिसीजन मेकिंग में। This unit explains how problems are identified, analyzed and solved using algorithms. ये यूनिट एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द गिवन टास्क और सिचुएशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप गिवन सिचुएशन या टास्क को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ प्रॉब्लम कैन कम फ्रॉम डेली लाइफ और फ्रॉम कंप्यूटर बेस्ड टास्क। अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेली लाइफ से भी हो सकती है या फिर कंप्यूटर बेस्ड टास्क भी हो सकता है। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड। अब अगर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसमें हमने दो चीजों को मद्देनजर रखना है। एक कि आपने क्या सॉल्व करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आपको क्या किस चीज की जरूरत है और क्या रिजल्ट आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाइंग लॉजिकल स्टेप्स। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप जो आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर लॉजिकल स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ह्यूमंस। कंप्यूटर जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है जो कि इंसान उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग लीड्स टू करेक्ट एंड एफिशिएंट सॉल्यूशंस। अब इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से होती है जिसमें आप करेक्ट और एफिशिएंट सॉल्यूशंस को अप्लाई करते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या होते हैं? टोटल 6 स्टेप्स हैं इसके अंदर। हम हर स्टेप को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि दरअसल प्रॉब्लम है क्या। स्टेप 2 डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। अब जो आपने प्रॉब्लम को समझा है आपने उसको डिफाइन करना है। स्टेप नंबर 3 एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए आपको प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन करना पड़ता है ताकि आप उसके रूट कॉज तक जा सकें, डिफरेंट शेयर होल्डर्स को इसके अंदर डिस्कस कर सकें। फिर स्टेप 4 के अंदर आप सोल्यूशन को प्लान करते हैं। जब आप उसका रूट कॉज ढूंढ लेते हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर तो फिर आप उसके सोल्यूशंस की तरफ देखते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। स्टेप 5 पे आप हर पॉसिबल सोल्यूशन को उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। स्टेप नंबर 6 फिर जो भी सोल्यूशन आपको लगता है कि इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा तो आप उस बेस्ट सोल्यूशन को चूज कर लेते हैं। अब हम इन सब स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। Identifying the problem means clearly understanding what needs to be solved. Identifying the problem का मतलब ये है कि आपको ये clearly समझ आ जाना चाहिए कि आप क्या सॉल्व करना चाहते हैं। A problem should be well defined and free of confusion. एक प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होनी चाहिए ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना हो। If a problem is not clearly identified, it becomes difficult to solve. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या सॉल्व करना है, आपने किस चीज की सोल्यूशन निकालनी है, तो उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
क्लियर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स इन चूजिंग करेक्ट सोल्यूशन। क्लियर प्रॉब्लम की डेफिनेशन ही आपको क्लियर सोल्यूशन की तरफ या करेक्ट सोल्यूशन की तरफ लेकर के जाती है। क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आपका टाइम और एफर्ट दोनों सेव करती है। अ क्लियरली स्टेटेड प्रॉब्लम लीड्स बेटर रिजल्ट। अब जो आपकी क्लियरली स्टेटेड प्रॉब्लम होती है जिसमें आपने एग्जैक्टली डिफाइन किया होता है कि मसला क्या है, उसी के ही बेटर सोल्यूशन के रिजल्ट्स आते हैं। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम मीन्स एक्सप्लेनिंग इट क्लियरली। सबसे पहले अभी जो हमने स्टेप डिस्कस किया था उसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे थे। अब इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। A defined problem specifies what needs to be done and required outcome. अब defined problem ये specify करती है कि आपने क्या परफॉर्म करना है और उसका आपको आउटकम क्या चाहिए, उसका डिजायर्ड रिजल्ट क्या है। इट रिमूव्स एम्बिग्विटी। जितनी भी एम्बिग्विटीज होती हैं या फिर कंफ्यूजन होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम हेल्प्स इन प्लानिंग द करेक्ट सोल्यूशन। जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर देते हैं तो वो आपको सोल्यूशन को प्लान करने में हेल्प आउट करता है। A well-defined problem can be solved efficiently using logical steps. अब एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को ही आप लॉजिकल स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते, आप उसके सोल्यूशन के स्टेप्स की तरफ या सोल्यूशन के लॉजिकल स्टेप्स की तरफ नहीं जा सकते। प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। अब प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, स्मॉलर स्टेप्स के अंदर। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये हमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के स्टेप्स के ऊपर जो मसले आ रहे होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। एनालिसिस आंसर्स एसेंशियल क्वेश्चन सच एज व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। जैसे कि ये आपको जो प्रॉब्लम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम कब शुरू हुई, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कैसे है, उस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प आउट करता है। इट मेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। ये आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी कर देता है। गुड एनालिसिस लीड्स टू बेटर प्लानिंग एंड करेक्ट सोल्यूशन। अब जब आपका गुड प्रॉब्लम एनालिसिस होता है कि क्या है, कैसे है, कहाँ है और किस तरीके से है, ये सारे जब आपके क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं तभी ही आप उसके हर एक क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बेटर सोल्यूशन को प्लान करते हैं। डिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। Deconstruction means dividing a big problem into smaller या सब प्रॉब्लम्स। Deconstruction का मतलब ये होता है कि आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। Each small problem is solved one by one. हर स्मॉल प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व करी जाती है। When all sub problems are solved, जब सारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो मेन प्रॉब्लम इज सॉल्व ऑटोमेटिकली। तो जो आपकी बड़ा मसला होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। दिस मेथड मेक्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजियर। ये मेथड से क्या होता है कि आपकी डिफिकल्ट बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। डिकंस्ट्रक्शन इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। डिकंस्ट्रक्शन को ज्यादातर कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज करा जाता है। एग्जाम्पल, फाइंडिंग द टोटल एंड एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। प्रॉब्लम, a student wants to find the total marks and average marks of 3 subjects using a computer. Fact, what is given? अब यहाँ पे given क्या है आपको? मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है। इंग्लिश के 60 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स के 75 है और साइंस के 65 मार्क्स हैं। अब हम इसको डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सब प्रॉब्लम्स के अंदर। इनपुट डेटा क्या है हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स का डेटा है। इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस क्या है? अब इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये हमारे पास प्रोसेस क्या है, इसमें उसको हम देख लेते हैं। एड द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स टू फाइंड द टोटल। ये हमारे पास टोटल, इसका टोटल प्रोसेस होगा कि हमने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करना है। और दूसरा इसमें क्या है, डिवाइड द टोटल मार्क्स बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू फाइंड द एवरेज। दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें कि हमने टोटल मार्क्स को डिवाइड करना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट से ताकि हम एवरेज फाइंड कर सकें, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे यही डिमांड कर रहा था। अब आउटपुट क्या होगा इसका कि आप टोटल मार्क्स को सम करेंगे। 60 + 75 + 65 = 200 और एवरेज निकालने के लिए अब 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या आएगा 66.7। बाय डिवाइडिंग द बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप। अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि आपने टोटल मार्क्स भी निकालने और एवरेज भी निकालनी है, तो हमने उसको सब डिवाइड कर दिया। पहले हमने टोटल मार्क्स निकाले, फिर हमने उन्हीं की एवरेज निकाली है। क्या किया, बाय डिवाइडिंग द बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप्स सच एज taking input, processing data and displaying output, the problem becomes easy to understand and solve. हमने पहले सब डिवाइड किया, फिर हमने हर जो सब डिवीजन थे उसको सॉल्व किया और आखिर पे हमने क्या किया, उसका आउटपुट डिस्प्ले करा दिया। जो डिसकंस्ट्रक्शन है ये हमारा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम के अंदर का स्टेप है। टेक्निक्स टू डिकंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम, कि आप किस तरीके से एक प्रॉब्लम को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए।
दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई द इनपुट्स, आपने इनपुट्स को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 3, आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड आउटपुट, कि उसमें आपको आउटपुट क्या चाहिए। जैसे अभी जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया उसमें हमें 2 आउटपुट चाहिए थे, एक हमें टोटल मार्क्स चाहिए थे और दूसरा हमें एवरेज चाहिए थी। तो हमने वहां पे क्या किया था, अपने आउटपुट्स को आइडेंटिफाई किया था। ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप्स, आपने अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर स्टेप्स के अंदर ब्रेक कर देना है। अरेंज द स्टेप्स इन लॉजिकल ऑर्डर, अपने स्टेप्स को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले मार्क्स निकाले और फिर हमने एवरेज निकाली। हम पहले एवरेज को नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए था, हमें टोटल मार्क्स चाहिए थे, तो हमने उसको लॉजिकली अरेंज किया। आइडेंटिफाई द कंडीशंस और रिपीटेशंस, अगर तो कोई कंडीशंस हैं या रिपीटेशंस हैं तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। पिछली प्रॉब्लम में हमारे पास कोई हमारे पास कंडीशन या रिपीटेशन नहीं थी। सॉल्व ईच स्मॉल पार्ट सेपरेटली, जैसे हमने क्या किया कि हमने अपने हर स्मॉल पार्ट को सेपरेटली सॉल्व किया, तो उसी तरीके से हमने हमेशा हर स्मॉल पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करना है। कंबाइन ऑल पार्ट्स टू सॉल्व द मेन प्रॉब्लम, हमने तमाम अपने जो मेन पार्ट्स हैं उनको कंबाइन करने हैं ताकि पूरी की पूरी आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। प्लानिंग द सोल्यूशन, प्लानिंग अ सोल्यूशन मींस डिसाइडिंग द स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब इसमें आप स्टेप्स डिसाइड करते हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। गुड प्लानिंग रिड्यूसेस एरर्स एंड सेव टाइम, अच्छी प्लानिंग जब आप करते हैं तो उसके अंदर एरर्स कम हो जाते हैं और उससे आपका टाइम भी बचता है, क्योंकि जितने ज्यादा एरर होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। डिफरेंट सोल्यूशंस कैन बी प्लान फॉर द सेम प्रॉब्लम, अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस को प्लान कर सकते हैं। फिर उन डिफरेंट सोल्यूशंस या अल्टरनेटिव में से आप बेस्ट ऑप्शन को चूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द बेस्ट सोल्यूशन इज सिलेक्टेड आफ्टर कंपेयरिंग ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस, प्लानिंग इंश्योर्स सक्सेस। जब तक आप अल्टरनेटिव्स को या सॉल्यूशंस को नहीं प्लान करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है वो सक्सेसफुल नहीं होती। टेस्टिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, टेस्टिंग चेक्स वेदर अ सॉल्यूशन वर्क्स करेक्टली, डिफरेंट सॉल्यूशंस आर टेस्टेड टू फाइंड द बेस्ट वन। अब टेस्टिंग आपको ये चेक करती है कि जो आपने सॉल्यूशन सिलेक्ट किया है क्या वो करेक्ट है या नहीं, और डिफरेंट सॉल्यूशंस को टेस्ट किया जाता है ताकि आप बेस्ट को फाइंड कर सको। द बेस्ट सोल्यूशन इज एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट, जो आपकी बेस्ट सोल्यूशन होती है उसके 3 पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक वो एक्यूरेट होती है, दूसरा वो फास्ट होती है, तीसरा वो एफिशिएंट होती है। टेस्टिंग हेल्प्स फाइंड मिस्टेक्स बिफोर फाइनल यूज, अब जब टेस्ट आप कर रहे होते हैं इससे आपको और मिस्टेक्स मिलती हैं ताकि फाइनल यूज से पहले आपकी जितनी मिस्टेक्स हैं वो सारी सॉल्व हो सके। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस, जो बेस्ट सोल्यूशन होती है वो आपके प्रोग्राम की या आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने मल्टीपल सॉल्यूशंस देखी, फिर आपने सॉल्यूशंस को कंपेयर किया, उसके बाद आपने हर सॉल्यूशन को टेस्ट किया और वो एंड हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल जब आप मल्टीपल सॉल्यूशंस को सिलेक्ट कर रहे हैं या मल्टीपल सॉल्यूशंस को प्लान कर रहे हैं तो उसके अंदर आप हर सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं और हर टेस्ट की बेसिस के ऊपर आप अपने रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं। अभी जो रिजल्ट्स इवैल्यूएट हो रहे हैं इसको हम कंपेयर सॉल्यूशंस के ऊपर कहते हैं, और फिर जिसके भी रिजल्ट सबसे हाई आए हैं उसको हम बेस्ट सोल्यूशन एक्सेप्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आपकी बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट अल्टरनेटिव आपने चूज कर लिया होता है। सिंपल प्रॉब्लम्स, अ सिंपल प्रॉब्लम रिक्वायर्स लेस टाइम, फ्यूअर रिसोर्सेज टू सॉल्व, जो सिंपल प्रॉब्लम होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको थोड़े रिसोर्सेज चाहिए होते हैं सॉल्व होने के लिए। इट यूजुअली हैज अ डायरेक्ट सोल्यूशन, उसकी डायरेक्ट सोल्यूशन होती है, आपको ज्यादा उसमें अल्टरनेटिव ढूंढने नहीं पड़ते। सिंपल प्रॉब्लम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, सिंपल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना और सॉल्व करना आसान होता है। दे डू नॉट नीड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, इनको कॉम्प्लेक्स या मुश्किल कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती, जैसे कि एडिंग टू नंबर्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रिक्वायर मोर टाइम एंड केयरफुल लॉजिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है और उनको केयरफुल लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। दे मे इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप्स एंड कंडीशंस, इसमें मल्टीपल स्टेप्स और कंडीशंस होते हैं। सच प्रॉब्लम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स फॉर इजियर सॉल्विंग, अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से सॉल्व हो सके। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नीड केयरफुल प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, फाइंडिंग द एरिया ऑफ एन इरेगुलर शेप, जैसे कि अगर आपने इरेगुलर शेप की एरिया फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको पहले लॉजिकल स्टेप्स के अंदर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कंप्यूटेशनल या फिर एल्गोरिथमिक थिंकिंग, एल्गोरिथमिक थिंकिंग इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। एल्गोरिथमिक थिंकिंग या फिर एल्गोरिथम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए होता है। These steps are written in specific order, ये steps specific order के अंदर लिखे जाते हैं। Algorithmic thinking focuses on logic and clarity. Algorithmic thinking
लॉजिक और क्लैरिटी के ऊपर बेस करती है और उसके ऊपर फोकस कर रही होती है। इट हेल्प्स कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली। ये इंसानों को और कंप्यूटर्स दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प आउट करती है। इट इज एन एसेंशियल स्किल्स इन कंप्यूटर साइंस। ये एक बहुत ही अहम स्किल है कंप्यूटर साइंस के अंदर। बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथमिक थिंकिंग। एल्गोरिथमिक थिंकिंग प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिट्स सच एज डिकम्पोजिशन। अब एल्गोरिथमिक थिंकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये हमें प्रोवाइड करती है डिकम्पोजिशन। Decomposition means breaking a large problem into smaller and simpler parts. Decomposition में आप या decomposition exactly सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने deconstruction का पढ़ा है कि ये आपकी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट और सिंपलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। Each small part is solved separately. हर स्मॉल पार्ट को आप सेपरेटली सॉल्व करते हैं जो कि आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम को आसान बना देती है और ये आपकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी या कंफ्यूजन होती है उसको रिड्यूस कर देती है। पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज। पैटर्न रिकॉग्निशन में आप अपनी प्रॉब्लम के अंदर या डिफिकल्ट एरियाज के अंदर सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन फोकसिंग ओनली ऑन एसेंशियल डिटेल्स एंड इग्नोरिंग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल डिटेल्स के ऊपर फोकस करते हैं और जितनी भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप फिल्टर आउट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इट हेल्प्स सिंप्लीफाई अ प्रॉब्लम बाय हाईलाइटिंग व्हाट इज एसेंशियल। ये आपके प्रॉब्लम्स को आसान कर देती है या सिंप्लीफाई कर देती है इस तरीके से कि वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को हाईलाइट करती है जो कि आपके लिए और आपकी प्रॉब्लम के लिए एसेंशियल होता है। दिस मेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्टर और क्लियरर। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को फास्ट और क्लियर कर देती है। जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मीन्स अप्लाइंग सोल्यूशन टू वन प्रॉब्लम टू अदर सिमिलर प्रॉब्लम्स। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरी सिमिलर प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करना। Once method is learned, it can be reused in many situations. जब एक मेथड सीखा जाता है या सिखा दिया जाता है तो उसके बाद वही सेम सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर अप्लाई किया जाता है। दिस इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देता है। एल्गोरिथम डिजाइन। एल्गोरिथम डिजाइन इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम डिजाइन एक इस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को क्रिएट किया जाता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। A good algorithm is clear, logical and easy to follow. एक अच्छा एल्गोरिथम क्लियर होता है, लॉजिकल होता है और आसानी से फॉलो किया जा सकता है। It helps computers and humans work accurately. ये कंप्यूटर इंसानों के दुरुस्त तरीके से काम करने में मदद करती है। Confidence in decision making. फैसला लेने में एतमाद। Algorithmic thinking builds confidence by helping users to make correct decisions. Algorithmic thinking एक यूजर के अंदर ये एतमाद बनाती है कि वो सही फैसले ले सके। When steps are planned logically, users feel more confident about their solutions. जब हम स्टेप्स को या सोल्यूशन के स्टेप्स को लॉजिकली प्लान करते हैं तो जो यूजर होता है उसमें ये ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है या ज्यादा एतमाद हो जाता है कि जो उसने अपनी प्रॉब्लम के अगेंस्ट सोल्यूशन निकाली है वो सोल्यूशन परफेक्ट है। दिस रिड्यूसेस मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव्स एक्यूरेसी। ये गलतियों को कम कर देती है और एक्यूरेसी या दुरुस्तगी को बढ़ा देती है। अब अगर आप यहाँ पे पिक्चर को देखें तो उस पिक्चर के अंदर एल्गोरिथमिक थिंकिंग को टोटल 6 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले कोई एल्गोरिथम डिजाइन आता है, एल्गोरिथम पैटर्न है, डिसीजन मेकिंग है, जनरलाइजेशन है, रिकम्पोजिशन है और एब्स्ट्रैक्शन है। साथ ही उनके ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि ब्रेक लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स इजीली, कि आप बड़ी प्रॉब्लम्स को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई रिपीटेड स्टेप्स टू सॉल्व फास्टर। आप रिपीटेड स्टेप्स को आइडेंटिफाई करके जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाई सॉल्यूशंस टू सिमिलर प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली, ताकि आप एक ही जैसी प्रॉब्लम्स के ऊपर सिमिलर सॉल्यूशंस को लगा सकें। मेक करेक्ट डिसीजंस बाय लॉजिकल प्लानिंग, आप सही से फैसला ले सकें लॉजिकल प्लानिंग को यूज करते हुए। फोकस ऑन एसेंशियल डिटेल्स, इग्नोर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हमें एसेंशियल जो डिटेल्स होती हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए और जो भी आपके प्रॉब्लम सोल्यूशन से इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्रिएट क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर एक्यूरेसी। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बनानी चाहिए ताकि आप उसको एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें। एल्गोरिथम। An algorithm is a finite sequence of clear instructions used to solve a problem or perform a task. अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक फाइनाइट सीक्वेंस है क्लियर इंस्ट्रक्शंस का जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी प्रॉब्लम या टास्क को सॉल्व करने के लिए। यहाँ फाइनाइट सीक्वेंस से ये मुराद है कि आपके जिसमें स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लिमिटेड होते हैं कि आपको पता होता है कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल 10 स्टेप्स लेने हैं, 2 स्टेप्स करने हैं, 3 स्टेप्स करने हैं, जितने भी आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं उसमें वो सारे क्लियर होते हैं और फाइनाइट होते हैं। एल्गोरिथम्स आर रिटन स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिथम को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। एवरी एल्गोरिथम हैज अ स्टार्ट एंड एन एंड।
हर एल्गोरिदम का एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। एल्गोरिदम्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब एल्गोरिदम्स को हम डेली लाइफ और कंप्यूटर प्रोग्राम्स दोनों के अंदर यूज करते हैं। विदाउट एल्गोरिदम्स कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली। एल्गोरिदम्स के बगैर कंप्यूटर प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम टू ब्रश टीथ। अब अगर आपने दांत ब्रश करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाना है तो उसका एक जो एंड टू एंड अगर हम देखें तो वो क्या होगा, सबसे पहले आप उसे स्टार्ट करेंगे, टेक अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। सबसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद आपने टूथब्रश लेना है और साथ में टूथपेस्ट लेनी है। स्टेप 3, अप्लाई टूथपेस्ट टू द ब्रश। आपने ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगानी है, आपने ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगानी है। ब्रश टीथ प्रॉपरली, आपने प्रॉपरली अपने दांतों को ब्रश करना है। रिंस माउथ विद वाटर, आप पानी के साथ कुली कर लें और स्टॉप। यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो अब स्टॉप हो जाएगा। अब इस एग्जांपल में हमने ये देखा है कि आप कैसे टूथब्रश करने के लिए एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, जिसमें पहले आप स्टार्ट करेंगे, फिर आपने सारी इंस्ट्रक्शंस दी और एंड पे आपने उसको स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर अब आपने रेक्टेंगल का एक एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें भी पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट का। फिर आप इनपुट करेंगे लेंथ और विड्थ को, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को विड्थ के साथ, फिर आपने उसका एरिया डिस्प्ले करना है जो कि आपके पास रिजल्ट होगा। और जैसे ही आपकी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है आप अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। फ्लो ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम्स फॉलो अ स्पेसिफिक फ्लो टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। अब एल्गोरिदम का जो फ्लो होता है उसमें वो एक स्पेसिफिक फ्लो को फॉलो करता है अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। सीक्वेंशियल फ्लो, सीक्वेंशियल फ्लो में क्या होता है कि इन सीक्वेंशियल फ्लो स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर दैट दे आर रिटन। ईच स्टेप इज परफॉर्म्ड वन आफ्टर अनदर। अब एक स्टेप दूसरे स्टेप के बाद परफॉर्म किया जाता है। देयर इज नो कंडीशन और रिपीटेशन, इसमें कोई कंडीशन या रिपीटेशन नहीं होती। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सीक्वेंशियल फ्लो का, कि आपने एक डेस्क क्लीन करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, डेस्क से बुक्स को रिमूव करेंगे, फिर अपने डेस्क को वाइप करेंगे, फिर अपनी किताबें वापस रखेंगे और फिर आप स्टॉप कर देंगे। तो ये पूरा आपका क्या था, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जिसमें आपने अपने डेस्क को क्लीन किया और एक सीक्वेंस के अंदर किया है। अब हम नेक्स्ट फ्लो इसमें देख लेते हैं जो कि कंडीशनल फ्लो है। इन कंडीशनल फ्लो स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अब कंडीशनल फ्लो में स्टेप्स जो है वो एक कंडीशन की बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इफ कंडीशन इज ट्रू वन एक्शन इज टेकन। अब अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो एक एक्शन होगा, अदरवाइज अनदर एक्शन इज परफॉर्म, वरना फिर कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजंस। हम इफ एल्स के स्टेटमेंट्स को यूज करके अपने डिसीजंस लेते हैं। एग्जांपल, एल्गोरिदम कंडीशन फ्लो चेकिंग इवन और ऑड नंबर। अगर आपने ये देखना है कि एक नंबर जो आपने चूज किया फॉर एग्जांपल 5 वो इवन है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आप नंबर इनपुट लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5 को एज एन इनपुट लिया है। अब हम देखेंगे कि इफ 5 इज डिवाइडेड बाय 2, अगर 5 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है तो वो इवन होगा, और अगर 5 डिवाइडेड बाय 2 नहीं है तो वो आपको क्या डिस्प्ले करेगा, ऑड। अब जब ये जो आपने इफ और एल्स की कंडीशन दी है, ये क्या करिए, ये यहाँ पे टेस्ट करिए कि वेदर जो आपने नंबर इनपुट किया है वो इवन है या नहीं है। वो कैसे करिए, 2 से डिवाइड करके, और एट द एंड जब आपको आउटपुट शो करा देती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, आपका एल्गोरिथम स्टॉप हो जाता है वहां पे। रिपीटेशन फ्लो, इन रिपीटेशन फ्लो स्टेप्स आर रिपीटेड अंटिल अ कंडीशन इज मेट। अब रिपीटेड फ्लो में क्या होता है कि आपके स्टेप्स तब तक रिपीट किए जाते हैं जब तक कि कोई कंडीशन मीट नहीं हो जाती। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड अ लूप। इस तरह के फ्लो को हम लूप कहते हैं। इट सेव्स टाइम एंड रिड्यूसेस रिपीटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हमारा टाइम बचाता है और साथ ही हमारे जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी रिपीटेशन को कम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक नंबर को 5 दफा प्रिंट करवाना है तो आप सेम इंस्ट्रक्शन 5 बार नहीं लिखोगे, बल्कि आप एक लूप बना दोगे जिसके अंदर उसकी रेंज दे दोगे कि इसको 0 से लेकर आपने 4 तक रन करना है। एग्जाम्पल, एल्गोरिथम रिपीटेशन फ्लो, प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। अगर आपने नंबर 1 to 5 प्रिंट करना है तो आप स्टार्ट करोगे, आपने नंबर सेट करना है 1, डिस्प्ले नंबर करना है, फिर आपने नंबर को इंक्रीज करना है बाय 1, और उसके बाद आपने रिपीट करना है अंटिल 5, और फिर आपने अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। अब इसमें बस 2 चीजें होती हैं। अगर आपने सिर्फ 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं तो आप उन 5 नंबर्स की रेंज देते हो। अगर आपने फर्स्ट 5 देने हैं तो फिर आप 0 से स्टार्ट करके उसको 4 पे एंड करते हो। अब अगर आपने 1 से लेके 5 करना है तो फिर आप 1 से स्टार्ट करोगे और 5 पे उसको एंड करोगे। और ये करेक्ट द चैप्टर। एल्गोरिथम थिंकिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग क्लियर एंड लॉजिकल स्टेप्स। अब एल्गोरिथमिक थिंकिंग आपको हेल्प करता है कि आप क्लियर और लॉजिकल स्टेप्स को यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, डिफाइनिंग, एनालाइजिंग, प्लानिंग, टेस्टिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको किस तरीके से हेल्प करता है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर डिफाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्लान करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर एट द एंड आप बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं। Deconstruction divides a large problem into small
मैनेजेबल पार्ट्स। अब डिकंस्ट्रक्शन क्या करती है कि आपको हेल्प करती है कि आप एक बड़ी सारी प्रॉब्लम को मैनेजेबल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें। Simple problems have direct solutions, while complex problems require multiple steps and careful planning. अब simple problems के direct solutions होते हैं, लेकिन complex problems को multiple steps को use करते हुए और careful planning के साथ solve करना पड़ता है। Algorithms are step-by-step instructions used to solve problems or perform tasks. Algorithms step-by-step instructions होती हैं जो कि आपकी problem को solve करने में या फिर किसी task को perform करने में help out करती हैं। Algorithmic thinking includes decomposition, pattern recognition, abstraction and generalization. Algorithmic thinking के अंदर हम 4 चीजों को mainly discuss कर रहे होते हैं, एक decomposition, pattern recognition, abstraction और generalization, जिनको हमने इस chapter के अंदर बहुत डिटेल में discuss किया है। Algorithms follow a different flows such as sequential, conditional and repetitive. Algorithm different तरह के flows को follow करता है, जैसे कि sequential होता है, इसमें condition होता है, repetitive। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट इज एसेंशियल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर्स। इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को समझना हमारे लिए बहुत एसेंशियल होता है ताकि हम प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर को यूज करते हुए सॉल्व कर सकें। एल्गोरिथमिक थिंकिंग हमारी लॉजिकल रीजनिंग को, प्लानिंग को और डिसीजन मेकिंग स्किल को तीनों को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देती है। तो जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 को डिस्कस किया जो कि एल्गोरिथमिक थिंकिंग के ऊपर था। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम एक प्रॉब्लम को लॉजिकल और क्लियर वे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने 6 स्टेप्स देखे प्रॉब्लम सॉल्विंग के। उसके बाद हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखा, जिसमें हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम्स थी, हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी और फिर हमारे पास कॉम्प्यूटेशनल प्रॉब्लम्स थी। फिर हमने ये देखा कि एल्गोरिथमिक थिंकिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद हमने एल्गोरिदम्स का फ्लो देखा, जिसमें हमारे पास 2 तरह के फ्लो थे, सीक्वेंशियल फ्लो और कंडीशनल फ्लो। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।